हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में। और इसमें हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स की एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आज ये हमारी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हम अपनी 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 20-20 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट की थी और आज ये तीसरी क्लास है। इसमें भी हम अपने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन के एमसीक्यू आएंगे, तो देखते हैं किस प्रकार से इसके सोल्यूशन हैं। ठीक है, और जितने भी मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये किसी न किसी पेपर में आपके आए हुए हैं। ये सभी PYQ हैं, जो कि पिछले जो एग्ज़ाम हमारे हो चुके हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है। यहाँ पर कह रहे हैं यदि 26 और 169 का SCF 13 है तो 26 और 169 का LCM कितना होगा। तो देखिए, इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, यानी याद होना चाहिए। ये आपको क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर हमने ये इस तरीके से याद किया है, जैसे N1 और N2 अगर कोई हमें दो संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, तो इनका गुणनफल N1 इंटू N2 क्या होगा, LCM गुणा SCF के गुणनफल के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कह रहा है 26 और 169। ये हमारे लिए N1 की वैल्यू हो जाएगी 26, ठीक है, और N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 169। ठीक है, ये हमारे पास दो संख्याएं हो गई। तो यहाँ पर 26 गुणा 169 लगा दिया, जबकि हमें HCF यहाँ दे रखा है 13 और हमें LCM निकालना है, तो हमने LCM को एज इट इज़ रखा और SCF की जगह 13 लगा दिया। अब गुणा वाली संख्या क्या होती है, बटे में पहुंच जाती है। इस वजह से 13 के लिए हम यहाँ बटे में ले आए। ठीक है, अब यहाँ से हमने 13 से डिवाइड किया, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 बार में। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर LCM बराबर 2 गुणा 169। ठीक है, तो अब यहाँ पर 169 की और 2 की करेंगे गुणा, तो कितनी आ जाएगी 338। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, कह रहे हैं m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 4x² - 6x - m x - 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, अब ये संख्या क्या है, ये समीकरण x - 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। और इसका मतलब ये हो गया कि जो x - 3 है इस समीकरण का एक गुणनखंड है, और जब ये गुणनखंड है तो ये इसे पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। तो अब इस गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार से शून्यक दिया है इसका हमें। ठीक है, तो x - 3 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 निकल करके। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू 3 है, इस x की वैल्यू 3 के लिए हम इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, जो हमें ये समीकरण दे रखी है द्विघात समीकरण, इस समीकरण में ये वैल्यू लगाएंगे। तो 4 और x² है, तो x के स्थान पर हमने लगा दिया 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 इंटू x है तो x हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर 3 लगा दी, माइनस में m बराबर 0। अब यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ 9 चौक 36, यहाँ 6 3 18 कर लिए हमने। ठीक है, अब 36 - 18 करेंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेंगे। और m के लिए हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 18, और इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहे हैं दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 हैं। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं दो। एक बिंदु अगर हमें दे रखा है, मान लीजिए ये एक बिंदु है, एक बिंदु ये है। अब इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, ठीक है, तो ये एक रेखाखंड बनेगा। ठीक है, जिसके निर्देशांक यहाँ पर हमें दिया गया है, पहला वाला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है। अब इसका जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो किसी भी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का ये फार्मूला होता है
कि मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहाँ से जो हमें बिंदु दे रखे हैं इसमें से पहले बिंदु के लिए क्रमशः x1 y1 और इसे x2 y2 मान लेते हैं हम यहाँ से। तो x1 प्लस x2 होता है तो -8 प्लस 0 बटे 2, ठीक है। y1 प्लस y2, तो y1 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू कितनी है -8, तो यहाँ से हमने लगा दी -8। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस 0 कितना हो जाएगा -8 बटे 2, यहाँ पर भी -8 बटे 2, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 कॉमा -4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है, कह रहे हैं cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान है, क्या मान होगा इसका। तो देखिए इसके लिए हमें त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है, ठीक है, वह लर्न होनी चाहिए। तो cos 60 की वैल्यू जो होती है वह होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। इसी प्रकार से साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब हम इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ 1 और √3 की मल्टीप्लाई √3 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। √3/4 इधर भी √3/4 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसलिए ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 3x² माइनस 4x माइनस के बराबर 0 का विभक्तिकर 88 है, ठीक है। विभक्तिकर कितना दिया है हमें 88, तो कह रहे हैं के का मान बताना है कितना होगा। अब इसका ये हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है और द्विघात समीकरण की जो जनरल इक्वेशन होती है वह क्या होती है, वह होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर हम इससे इसकी कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3, ठीक है, और b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -k। अब विभक्ति कर निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है b² माइनस 4ac बराबर d, ठीक है। अब यहाँ से b की वैल्यू लगाएंगे तो -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -k। तो हमने ये सभी वैल्यू लगाने के बाद में यहाँ से सॉल्व किया तो -4 का स्क्वायर 16 है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहाँ 4 दिए 12 और यहाँ माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगी, तो ये 12 के हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 16 के लिए दूसरी साइड में भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 88 माइनस 16 करेंगे तो कितना बचेगा 72, ठीक है। और 12 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 12 कम 12 और 12 छम 72, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कह रहे हैं चित्र में DE पैरेलल टू BC, यानी DE जो रेखा है, ठीक है, DE रेखाखंड जो दे रखा है वह क्या है BC के समांतर है। तो कह रहे हैं AE की माप बताइए। अब देखिए ये ट्राइंगल हमें दिया गया है और इस ट्राइंगल में जो DE लाइन है वह इस BC के कैसे दी गई है, पैरेलल दी गई है, ठीक है, समांतर दी गई है, ठीक। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, DE की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और इसकी जो माप दे रखी है वो है 8 सेंटीमीटर और यहाँ EC जो दे रखा है वह 3 सेंटीमीटर और AE दे रखा है यहाँ पर x, ठीक है, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये थेल्स की प्रमेय जो होती है, ठीक है, वह ये कहती है अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं क्योंकि उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं और उनके सभी कोण कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमें जो भुजाएं दे रखी हैं उनके बीच में हमने यहाँ पर समानुपात का नियम लगा दिया क्योंकि भुजाएं इसकी कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो हमने सबसे पहले लगाया AE बटे AC, ठीक है। देखिए ये एक है इसमें छोटा ट्राइंगल ADE और एक बड़ा ट्राइंगल है ABC। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने भुजा ली AE छोटे त्रिभुज की भुजा बटे AC, इसी लाइन पर हमने बड़े त्रिभुज की भुजा ले ली,
ठीक है। तो इसी प्रकार से हम सबसे पहले ए ई बटे ई सी बराबर लगाएंगे डी ई यानी छोटे ट्राइंगल की भुजा बराबर बी सी बड़े ट्राइंगल की भुजा। ठीक है, तो हमने यही लगाया ए ई बटे ए सी बराबर डी ई बटे बी सी। अब यहाँ पर हमें जो जो वैल्यू दे रखी हैं उन वैल्यू को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए ए ई की वैल्यू है एक्स, तो हमने लगा दिया एक्स। ए सी की वैल्यू ए सी ये पूरा है, अब इसकी वैल्यू यहाँ से एक्स और ये दे रखी है 3, तो हो जाएगी एक्स प्लस 3। ठीक है, डी ई का मान दे रखा है 4, यहाँ हमने लगा दिया 4 और बी सी का मान है 8। 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। हमने यहाँ से क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो यहाँ से आ जाएगा 2x और ये x प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 से, तो x प्लस 3। x के लिए हम दूसरी साइड ले आए तो 2x माइनस 1, 2x माइनस एक्स बराबर बचेगा 3। अब यहाँ 2x में से एक x को अगर माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, अर्थात 3 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P बराबर ए बी स्क्वायर और Q बराबर ए क्यू बी, जबकि A, B अभाज्य संख्याएं हैं, तब LCM ऑफ P, Q। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर दो संख्याएं दे रखी हैं P और Q, जिसमें P बराबर है ए बी स्क्वायर और Q बराबर है ए क्यू बी। ठीक है, और तो हमें इन दोनों का क्या बताना है, लासा बताना है। अब देखिए हमने प्रमेय पढ़ी है, किसी भी अभाज्य संख्या के लिए हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं किसी भाज्य संख्या के लिए। तो अब यहाँ पर जो P बराबर दे रखा है उसके लिए हमने लिख लिया a गुणा बी स्क्वायर और Q के लिए हमने लिख लिया ए क्यू गुणा बी। अब LCM ऑफ पी क्यू क्या होगा, तो देखिए LCM निकालने का रूल ये कहता है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके सबसे बड़ी पावर जो होती है, ठीक है, वह लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए दोनों में जो ए है, ए की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर कितनी है, देखिए P में ए की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर Q में ए की पावर 3 है, तो हमने ए की पावर 3 ले लिया। अब B की पावर Q में कितनी है, 1 है, और P में कितनी है, 2 है, तो हमने इसकी बड़ी पावर कौन सी होगी, बी स्क्वायर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, ए क्यू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यू बी स्क्वायर इसका क्या होगा, LCM होगा P और Q का, तो ए क्यू बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, कह रहे हैं समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल होगा। ठीक है, जो मूल दे रखे हैं इस समीकरण के, जो मूल निकल करके आएंगे उसके मूलों के व्युत्क्रम का मतलब है हमें उनका अपोजिट लेना है। ठीक है, उल्टा लेना है, जैसे अल्फा, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/अल्फा का योगफल। ठीक है, का योगफल निकालना है हमें। तो देखिए द्विघात समीकरण जो होती है तो उसमें हम पढ़ते हैं कि मूलों का जो योगफल होता है वह क्या होता है, माइनस का b अपॉन में a। अब यहाँ पर माइनस b यानी b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी -7, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो जनरल इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो उससे जब हम इसकी तुलना करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7। ठीक है, तो हमने यहाँ लगा दिया -7, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, जो x इसका गुणांक होगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1। ठीक है, तो यहाँ 1 लगा दिया, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल आ गया यहाँ पर 7। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन में a। c की वैल्यू कितनी है 12 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 12। अब हमसे पूछा है जो मूल होते हैं मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। ठीक है, इसके मूल हमने क्या माने हैं, इसके मूल हमने माने हैं अल्फा और बीटा। इसी प्रकार से हमने, तो इस आधार पर हमने क्या कर लिया, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल निकाल लिया। अब यहाँ पर हमसे व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है, तो
एल्फ़ा का व्युत्क्रम क्या होगा 1/α, और बीटा का व्युत्क्रम क्या होगा 1/β। अब इनका योगफल पूछा है तो हमने इसका योगफल कर दिया। अब यहाँ से लेंगे एलसीएम, तो एल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, यानी दोनों की गुणा करके इसका एलसीएम ले लेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बीटा प्लस एल्फ़ा, और बीटा प्लस एल्फ़ा का मान कितना है 7, और एल्फ़ा बीटा का मान कितना आ गया 12, तो 7/12 क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, कह रहे हैं 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। तो देखिए समांतर माध्य का ये फार्मूला आपको याद करना है। ठीक है, कभी भी हमें इस प्रकार की संख्याएं दी जाती हैं तो उसका ये फार्मूला होता है समांतर माध्य का कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब हमें 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं लेनी है, तो हमने ले लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सबका योगफल कर दिया, क्योंकि हमें ऊपर योग करना है और नीचे इनकी संख्या। तो कितनी संख्याएं हैं? ये 9 हैं। ठीक है, अब 1 से 9 तक की जो संख्याएं होती हैं उनका जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो 45 आ जाएगा, और 45 को जब 9 से भाग करेंगे तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इसका ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहे हैं के किस मान के लिए किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 और 3x + ky = 1 का हल एक अद्वितीय होगा। तो इन्होंने एक हल की बात की है, यानी इस समीकरण का कह रहे हैं एक हल होगा, वो भी कैसा? अद्वितीय होगा। तो कभी भी अगर हमें एक हल दिया जाता है, ठीक है, तो इसका रिलेशन ये होता है कि अगर एक हल होता है, ठीक है, तो एक हल होने पर क्या होता है, ये कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू v1/v2, यानी a1/a2 का जो अनुपात होता है b1/b2 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने इसकी तुलना कर देंगे हम इसकी जनरल इक्वेशन a1x, ठीक है, क्या होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 इससे। ठीक है, तो यहाँ से x जो पहली इक्वेशन है उसमें a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने लगा दी 1। a2 की वैल्यू यहाँ से दूसरी कितनी हो जाएगी 3, तो 1/3। b1 की वैल्यू -2, ठीक है, और b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी k। तो अब यहाँ से हमने ये कर लिया, ठीक है, सभी वैल्यू लगा दी, और जब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो k की 1 से होगी मल्टीप्लाई तो k आ जाएगा, और 3 की -2 से होगी तो कितना आ जाएगा -6, यानी k नॉट इक्वल टू, k बराबर नहीं है, ये k बराबर नहीं है, ठीक है, -6 के, यानी k की वैल्यू -6 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अब देखिए ये प्रश्न हमने जो अपनी पहली वीडियो की थी उसमें भी था। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को आपको याद रखना है कि जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती क्या है। तो सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिनका मासा 1 होता है। मासा 1 होने का मतलब ये है जो संख्याएं, जैसे दो संख्याओं का हमें पेयर दिया जाएगा तो वो दोनों संख्याएं 1 से कटनी चाहिए, किसी और संख्याओं से नहीं कटनी चाहिए, तो वो संख्याएं सहभाज्य होती हैं। जैसे इसमें 14 और 35, ठीक है, तो 14 और 35 अगर हम देखें तो देखिए 1 से तो डिवाइड होंगे ही दोनों, लेकिन ये दोनों संख्याएं 7 से भी डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाता है, 7 पंजे 35 हो जाता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं हमारा। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, और अगर ऑप्शन नंबर 2 देखें 18 और 25, अब देखिए 18 और 25 जो है वो हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें 18 और 25 दोनों को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, किसी और संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते। 32 और 62 ये भी नहीं होगा, क्योंकि 32 को और 62 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं 1 के अलावा। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें 31 और 93, तो 31 से हम 93 को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर वी इज़ अ करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं एक ठोस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, TSA हमसे पूछा है। तो ये आपका क्या है, इसका एक फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। सभी फार्मूले जो मेंसुरेशन में हम सभी त्रिविमीय आकृतियों के जो हम फार्मूले पढ़ते हैं वो सभी आपको याद होने चाहिए। तो हमसे कह रहे हैं गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। तो इसका ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में है, कह रहे हैं चित्र में EF समांतर है BC के, यानी जो EF लाइन है इस BC के कैसी है, समांतर है, ठीक। कह रहे हैं AE अनुपात BE, AE अनुपात BE बराबर है 4:1 और CF बराबर है 1.5 सेंटीमीटर। CF का मान दे रखा है हमें 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे AF कितना होगा, AF का हमसे मान पूछा है। तो यहाँ पर हमने थेल्स प्रमेय का यूज़ किया। फिर वही कि अगर दो रेखाएं इस तरीके से जो है समांतर होती हैं तो उनके जो खंडों का अनुपात होता है, उस त्रिभुज के खंडों का अनुपात कैसा होता है, इक्वल होता है। तो हमने लगाया AE/BE और AF/FC। तो हमने ये सभी वैल्यू लगा दी। AE/BE का मान दे रखा है 4:1, AF/CF का मान है 1.5। अब हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो AF की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई AF से करेंगे तो AF रहेगा और 1.5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, ठीक है। तो 15 चौका 60 और एक अंक से पहले पॉइंट लगाएंगे तो 6.0 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर V इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या है, एक्स अक्ष से दूरी। तो देखिए इसका ये आपको ये दो बातें पता होनी चाहिए कि जो बिंदु होता है, ठीक है, कोई भी बिंदु अगर दिया जाता है तो उसमें जो निर्देशांक हमें दिए जाते हैं, वो हमेशा x, y के फॉर्म में दिए जाते हैं, जिसमें पहले वाली वैल्यू के लिए हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और दूसरी वाली वैल्यू के लिए कोटि कहते हैं। यानी भुज कोटि के रूप में इन्हें दिया जाता है। तो हमसे ये पूछा है एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है। तो जो एक्स अक्ष से दूरी होती है ना, वह क्या होती है, बाई एक्स का निर्देशांक जो होता है वो होती है। यानी बाई एक्स का निर्देशांक है यहाँ पर 4। तो ये वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, 4 के इक्वल। और हमसे अगर पूछता बाई एक्स से दूरी क्या होगी, तो एक्स का निर्देशांक लेते हैं। यानी जो एक्स का निर्देशांक होगा वो होगी बाई एक्स से दूरी, और जो बाई का निर्देशांक होगा वो होगी एक्स अक्ष से दूरी। तो इसका आंसर होता फिर -3। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एक्स अक्ष से दूरी। तो इसका पहला वाला जो आंसर है हमारा वह सही होगा, यानी बाई का निर्देशांक कितना दे रखा है, 4। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है, कभी भी अगर हमें पॉइंट दिया जाता है तो उसमें एक्स अक्ष का निर्देशांक बाई एक्स से दूरी होती है और बाई एक्स का निर्देशांक एक्स अक्ष से दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है, कह रहे हैं के किस मान के लिए 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky = -16 संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखाएं का मतलब क्या होता है, इन रेखाओं के अनेक हल होंगे, ठीक है। मतलब ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं, संपाती होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, एक ही लाइन पर होती हैं। जब एक ही लाइन पर होती है तो ये इनके अनेकों हल होते हैं। और जब संपाती होती हैं तो क्या होता है, जो अनुपात होता है इनके गुणांकों का, ठीक है, वह कैसा होता है, इक्वल होता है। संपाती होने पर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम पहले दोनों अनुपातों को ले लेते हैं। तो यहाँ से A1 की वैल्यू, ये A1 की वैल्यू हो जाएगी 3, तो हमने 3 लगा दिया। A2 की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है, तो हमने 6 लगा दिया। B1 की वैल्यू -1, तो -1, और B2 की वैल्यू -k, तो यहाँ से -k।
ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/k बचा, और 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। अब इसे पलट लीजिए तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं यदि 2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए 2 cos थीटा बराबर दिया है, 2 cos 3 थीटा बराबर है 1। अब हमने क्या किया है, ये जो 2 है इसके लिए हमने दूसरी साइड भेज दिया है इसके बटे में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। अब हम जानते हैं इधर cos 3 थीटा दे रखा है, cos दे रखा है, तो हमें त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है उसमें से हमें कॉस की वैल्यू ऐसी देखनी है कि जो 1/2 होती है वो कितने डिग्री पर होती है कॉस में। तो ये जो 1/2 होती है यह वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री की। अब कॉस से कॉस दोनों तरफ से हट जाएगा तो 3 थीटा बराबर बचेगा, 3 थीटा इक्वल टू रह जाएगा 60 डिग्री। अब 3 के लिए भी हम बटे में भेज देंगे और 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, कह रहा है चित्र में ABCD एक आयत है, AB की लंबाई होगी। तो AB की लंबाई क्या होगी, हमें ऑप्शन दे रखे हैं 18 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6√2 सेंटीमीटर। तो देखिए आयत है, अब ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है लंबाई इसकी, और चौड़ाई हमें पता नहीं है, चौड़ाई हमें निकालनी है। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा है AB का मान, ये इसका मान, और हमें ये कर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए जब ये आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, इक्वल होती है। तो जब ये 8 सेंटीमीटर है तो BC भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये देखा हमने आयत में ये सभी कोण कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये AB और C ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ये समकोण त्रिभुज है। अब ये हमारे लिए कर्ण होगा AC, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमने वैल्यू लगा दी यहाँ पर। AC की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो हमने लगा दिया 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ AB स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। BC कितना है यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और 8 का स्क्वायर यहाँ 64। अब हम इस 64 के लिए दूसरी साइड भेज देंगे। 100 में से जब 64 को माइनस करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर आएगा 36, और 36 कितने का स्क्वायर होता है, 6 का। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं यदि बिंदुओं Q -6,5 और R -2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ठीक है, P A/3,4 है तो A का मान होगा। तो देखिए फिर से वही मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उसका फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो अब यहाँ से हम, ये हमारे पास दो बिंदु हैं, इनमें से पहले बिंदु के लिए हम यहाँ पर x1 y1 और दूसरे बिंदु के लिए x2 y2 लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बिंदु हमें दे रखा है मध्य बिंदु, तो ये दे रखा है A/3,4 और x1 का मान -6 और x2 का मान -2/2, y1 का मान 5 और y2 का मान 3, तो हमने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ से देखिए -6 और -2 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8/2। अब हमें A की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो भुज है और इसका ये भुज है, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8/2, और यहाँ से हो जाएगा 1/3, A/3। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4, और जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A बराबर -12। तो -12 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है
कह रहे हैं यदि साइन ए बराबर 1/2 है तो कॉट ए बराबर कितना होगा। तो देखिए साइन ए बराबर दिया है 1/2। अब 1/2 हम जानते हैं त्रिकोणमितीय टेबल में जो 1/2 होता है वो साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसकी जगह हमने लगा दिया साइन 30 डिग्री। तो ए का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और ए का मान जब 30 डिग्री आ गया तो कॉट ए, और ए की जगह हमने लगा दिया 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, ठीक है। तो √3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इस सीरीज़ का, ठीक है, इस वीडियो का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे ये कह रहे हैं कि भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब होता है उसके भीतर, खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो ये कोई वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इसके अंतर्गत क्या है, एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, एक वृत्त बनाया गया है। अब इस वृत्त का जो व्यास होगा वह इसकी भुजा के बराबर होगा, इसका मतलब d बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो r की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², और r का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हमने r के स्थान पर लगा दिया 3 सेंटीमीटर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और इसका आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल का 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के हमने अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक